Hello student, this is Shalini Sharma. Today I am going to start chapter 5 of class 10th. तो स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है, बेसिकली कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स एक पैटर्न है। सपोज मेरे पास 10 स्टूडेंट खड़े हैं, है ना। उन 10 स्टूडेंट को मैंने उनके हाइट के अकॉर्डिंग खड़ा कर दिया, लेकिन क्या है हाइट के अकॉर्डिंग खड़ा करना भी कि एक सबसे पहले सबसे स्मॉल हाइट, फिर उससे बड़ी हाइट, फिर उससे बड़ी हाइट, फिर उससे बड़ी हाइट, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये भी एक क्या हो गया, एक पैटर्न हो गया, लेकिन इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब कहेंगे कि पैटर्न भी फॉलो हो और एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करे। मींस हर बच्चे की हाइट में, हर स्टूडेंट की हाइट में एक सेम डिफरेंस आ रहा हो। सेम डिफरेंस मतलब कि एक सबसे पहला बच्चा सपोज उसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, दूसरा स्टूडेंट उसकी हाइट 12 सेंटीमीटर, थर्ड स्टूडेंट उसकी हाइट 14 सेंटीमीटर, नेक्स्ट स्टूडेंट 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। मींस क्या हो रहा है कि एक पैटर्न भी फॉलो हो रहा है किया कि छोटे से बड़ी की तरफ हाइट भी जा रही है या बड़े से छोटे की तरफ हाइट जाए, पैटर्न फॉलो हुआ है। लेकिन एक निश्चित पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है कि सबकी हाइट में 2 सेंटीमीटर का फर्क आ रहा है। समझ रहे हो? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है कि एक पैटर्न को फॉलो करो और एक डिफरेंस को फिक्स रखते हुए उनके बीच में डिफरेंस जो रहना चाहिए, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, सबके बीच में एक डिफरेंस सेम रहना चाहिए। तो वो क्या होगी, आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। जैसे सपोज मेरे पास कोई एक सीरीज है, मैं लिखती हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मेरे पास एक पैटर्न है ये, कैसे कि 1 1 से बड़ा, 2 2 से बड़ा, 3 3 से बड़ा, 4 4 से बड़ा, 5, है ना। तो मैं कहूँ कि ये भी 1 3 7 8 और 9, तो ये भी सब बड़े हैं। 1 से बड़ा 3, 3 से ग्रेटर 7, 7 से ग्रेटर 8। तो दोनों में फर्क क्या है? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों? अब बात आती है क्यों, कि ये क्या है, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्यों? कि देखो 1 और 2 दोनों में डिफरेंस कितना का है? 2 में से 1 को माइनस किया 1, 3 में से 2 को माइनस किया 1, 4 में से -3 किया तो कितना हो गया 1, 5 - 4 इज 1। सब में डिफरेंस जो आ रहा है, इन सब में जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 1 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सब में से -1 हो रहा है। लेकिन देखो यहाँ 3 - 1 किया 2, 7 - 3 किया 4, मतलब डिफरेंस चेंज हो गया। पैटर्न तो फॉलो हो रहा है कि सारे नंबर बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन एक निश्चित पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक स्पेशल शर्त है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए कि पैटर्न भी फॉलो हो, लेकिन डिफरेंस को कॉमन रखते हुए सारे नंबर्स के बीच में एक डिफरेंस जो होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए। सपोज मैंने एक और ले ली 2 4 6 8, ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि देखिए 4 - 2 करें 2, 6 - 4 करें 2, 8 - 6 करें 2। मतलब क्या हो रहा है कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है और सबके बीच में एक कॉमन डिफरेंस है, कि उनके बीच में डिफरेंस क्या है, कॉमन। तो ये क्या हो गई, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। इन शॉर्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी बोलते हैं। लेकिन अगर मैं यही बात कहूँ कि 2 3 4 और 6 और ये ले लें तो नहीं होगा, क्योंकि देखो 3 - 2 इज 1, 4 - 3 इज 1, बट 6 - 4 इज 2। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंस चेंज हो गया, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हुई। मतलब क्या होना चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वही रहेगी जिसमें डिफरेंस सेम आना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि सपोज मेरे पास कोई ये सीरीज है ना, मेरे पास 2 या कोई एक सीरीज ले लेती हूँ मैं, सपोज 3 6 9 12। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीरीज जहाँ से स्टार्ट होती है, जिस टर्म से स्टार्ट होती है, उसको हम फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, 3 को फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। 3 क्या हो गई हमारे पास, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। इस फर्स्ट टर्म को हम जो डिनोट करते हैं वो ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो है इनके बीच में जो डिफरेंस आते हैं, जो माइनस करने पर आता है, जैसे 6 में से 3 माइनस किया 3, 9 - 6 किया ये 3 आ गया, मतलब 12 - 9 किया ये 3 आ गया। तो चेक भी हो गया कि हाँ कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो इस कॉमन डिफरेंस को हम जो डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को जो डिनोट करते हैं वो हम डी से करते हैं।
इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, क्योंकि जो डिफरेंस है सबके बीच में कॉमन है, फिक्स है ना, कॉमन ही आ रहा है, तो उसको जो डिनोट करते हैं वो स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। सीरीज, दोबारा सुन लीजिए, सीरीज जिस नंबर से स्टार्ट होती है उस नंबर को हम फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज करते हैं डिनोटेड बाय स्मॉल ए, और इनके बीच में जो डिफरेंस होता है जो कि कॉमन होता है, सब में सेम रहना चाहिए, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की स्पेशल शर्त है कि वो सीरीज ही ए भी तब होगी जब उनके बीच में डिफरेंस सेम रहेगा, है ना। तो उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और कॉमन डिफरेंस को हम जो डिनोट करते हैं वो डिनोटेड बाय स्मॉल डी। समझ में आया। अगर इस सीरीज में बेटा सपोज 5 टर्म है या 6 टर्म है, सपोज मेरे पास सीरीज है 3, 6, 9, 12 एंड 15, ये सीरीज है, यहाँ पर आके खत्म हो गई, तो इस सीरीज में कितनी टर्म हुई, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितनी टर्म्स हैं इसमें, हाउ मेनी टर्म ऑफ दिस सीरीज, उसको हम बोलते हैं डिनोटेड बाई एन, मतलब नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म जितनी भी सीरीज में टर्म होंगी उनको हम नंबर ऑफ टर्म बोलते हैं, और डिनोटेड बाई स्मॉल एन, स्मॉल एन। समझ में आ गया। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 5 नंबर ऑफ टर्म्स तो इसमें है, तो मैं कहूं कि इसमें 6 नंबर की टर्म क्या होगी, तो अगर मैं छठे नंबर की टर्म निकालना चाहती हूँ तो ये हो गई मेरे पास A1, है ना। A1 मीन्स जिसे हम A बोलते हैं, ये A2, ठीक है, ये A3, A4, A5, और नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी हमारे पास, A6, है ना, जिसे हम बोलते हैं एन टर्म ऑफ द सीरीज, मतलब कि अगर मान लो इसमें एन टर्म है सपोज, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, एन टर्म्स है, नंबर हमें पता नहीं है, सीरीज में चली जा रही है तो हमें पता नहीं है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो अगर मैं कहूँ कि एन नंबर पे टर्म्स कौन सी होगी, एन टर्म क्या होगी इसकी, इस नंबर पे टर्म, तो उसको बोलेंगे हम एन टर्म, जिसे हम डिनोट करते हैं ए एन से, ठीक है। एन टर्म का मतलब है कि 10वें नंबर की टर्म या 11 नंबर की टर्म या 12 जिसमें नंबर की टर्म कह रहे हैं हम, तो वो होगी एन टर्म। अगर मैं 11वें नंबर की टर्म निकाल रही हूँ तो A11, 12वें नंबर की टर्म निकाल रही हूँ तो A12, 13 नंबर तो A13, एन नंबर की टर्म निकाल रही हूँ तो AN। समझ में आ गया। तो दोबारा सुन लीजिए कि जितनी सीरीज में नंबर होंगे, जितनी भी टर्म होंगी, उनको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। अब हमें जितने नंबर की, अगर मान लो इसमें 10 टर्म है तो इस सीरीज में कितनी टर्म हुई, 10 टर्म, है ना, तो वो हो गई एन कितना हो गया 10। अगर मैं कहूँ 10वें नंबर पे टर्म कौन सी है ना, समझ रहे हो मेरी बात को, सीरीज में टोटल कितनी टर्म है वो हो गया एन। अगर मैं कहूँ कि अगर मान लो 10 टर्म है तो मैं कहूँ 10वें नंबर की टर्म कौन सी है, तो वो हो गई 10वें नंबर की टर्म जिसे निकालने को कहा जा रहा है, तो वो हो गई A10, है ना। तो अगर मान लो यहाँ पे 10वें नंबर पे टर्म N10 है, तो अगर मैं कहूँ कि 10वें नंबर पे टर्म कौन सी है तो वो A10, ठीक है। तो वही तो बोला मैंने, एन टर्म, ठीक है। जैसे कि मेरे पास सपोज कोई सीरीज है 2, 4, 6, 8 और एंड सो ऑन, है ना। तो अगर मैं कहूँ कि ये सीरीज मेरे पास चल रही है, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ इस सीरीज में एन टर्म जो है, टोटल टर्म कितनी है, सपोज 15 है, और फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, इस सीरीज की फर्स्ट टर्म क्या हो गई, A2 हो गई, और जो D है वो कितनी हो गई, 4 - 2, वो 2 हो गई, है ना। तो अगर मैं कहूँ कि इसके 15वें नंबर की टर्म क्या होगी, ये पता ना मेरे पास कि इसमें टोटल टर्म 15 है ना, जो चली जा रही है, तो लेकिन 15वें नंबर की टर्म क्या होगी, तो वो निकालने के लिए हम क्या कहते हैं उसे, A15। 15वें नंबर की जो टर्म होगी वो क्या होगी, A15। समझ में आ गया। तो एन टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एन टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है AN = A + N - 1 × D, ठीक है। AN = A + N - 1 × D, एन टर्म निकालने का फॉर्मूला। तो सपोज मैंने क्या बोला, इसमें इस सीरीज में हमारे पास 15 टर्म है, ये हमें पता है कि इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 15, तो एन क्या हो गया, 15। जिस नंबर से सीरीज स्टार्ट हो रही है वो A हो गया, वो 2, इनके बीच में जो भी डिफरेंस है सबके बीच में कॉमन डिफरेंस, इट मीन्स स्मॉल d, वो कितना, 4 - 2 = 2, ठीक है। तो अब आपसे कहूं मैं कि इसके 15वें नंबर की टर्म कितनी होगी, क्योंकि
15 है तो 15वें नंबर की पूछ सकते हैं, 14 नंबर की पूछ सकते हैं, 13 नंबर की टर्म पूछ सकते हैं। तो वो हमारी कौन से, अगर मुझसे 15वें नंबर की कहा जा रहा है तो A15 निकालने को बोला जा रहा है कि A15 क्या होगा। तो फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना हमारे पास यहाँ पर, n कितना है 15, तो A15 इक्वल टू a इज 2 प्लस n कितना हो गया आपके पास 15 माइनस 1 d इज 2। तो ये हो गया A15 इक्वल टू 2 प्लस 15 माइनस 1 इज 14 इंटू 2। तो A15 इक्वल टू 2 प्लस 14 2 जा 28, 22 प्लस 28 इज 30। तो फिर 15वें नंबर की जो टर्म आई वो कितनी आ गई हमारे पास, 30 आ गई। सिमिलरली अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि आपकी 13वें नंबर की टर्म कौन सी होगी, मतलब 13th नंबर की टर्म कौन सी होगी, तो 13 नंबर की टर्म निकालने को कहा दिया जाए तो क्या निकालेंगे, A13। टोटल टर्म सीरीज में कितनी है, n। उस नंबर ऑफ टर्म, मतलब कि अगर मैं कहूँ सीरीज में 10 टर्म है तो 9वें नंबर की टर्म कौन सी है, तो उसका मतलब A9 निकालना है ना। नंबर ऑफ टर्म टोटल कितनी है उसमें, वो n होता है। दोनों में फर्क समझो, इसलिए मैं बार बार इस शब्द पर जोर डाल रही हूँ बार बार कि दोनों में डिफरेंस समझना सीखो। नंबर कितने हैं, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर यहाँ से लेकर वहां तक 10 बच्चे बैठे हुए हैं या 20 बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं कहूँ यहाँ पर तो कितने बच्चे बैठे हुए हैं, टोटल 20। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब n कितना हो गया 20। अब मैं कहूँ 20वें नंबर पर कौन सा बच्चा बैठा हुआ है, तो 20वें नंबर पर वो जो बच्चा बैठा हुआ है वो निकालने की बात आ रही है, तो उसको हम कहेंगे A20। समझ में आ गया, 20वें नंबर पे जो बच्चा है, या 18वें नंबर पे कौन सा स्टूडेंट बैठा हुआ उसको निकालने की बात हो रही है, तो क्या निकालना, A18। ठीक है, तो A13 निकालना है, तो A13 क्या होगा, A प्लस n कितना 13 माइनस 1 इंटू डी। ए और डी की वैल्यू लगा दें, A कितना हो गया 2 प्लस 13 माइनस 1 इज 12 और D कितना हो गया 2। तो ये हो गया 2 प्लस 12 इंटू 2 24 और ये कितना हो गया 26। तो A13 की वैल्यू कितनी आ गई 26। समझ में आ गया। इसका मतलब इससे क्या पता चल रहा है आपको कि अगर आपसे A1 की बात की जाए तो A1 किसके इक्वल होगी, A प्लस n माइनस 1 फॉर्मूला होता है हमारे पास। an का फॉर्मूला क्या होता है, देखो दोबारा, an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर A1 निकालने को कह दिया जाए तो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब a प्लस 1 माइनस 1 0 इंटू डी। तो A1 किसके इक्वल आ गई, a के। A2 किसके इक्वल होगी, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 2 माइनस 1 मतलब 1, डी तो a प्लस डी। तो A3 ऐसे ही अगर निकालने को कह दिया जाए तो कितना होगा, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 2d। इसका मतलब क्या पता चल रहा है, A1 a के इक्वल होता है, A2 a प्लस डी के इक्वल होता है, A3 a प्लस 2d के इक्वल होता है। सिमिलरली A4 a प्लस 3d होगा, A5 a प्लस 4d, A6 a प्लस 5d। मतलब आप देख रहे हो कि d में एक नंबर कम हो जाता है, जिस भी टर्म नंबर ऑफ टर्म को निकालने को कहा जा रहा है वो एक नंबर कम हो जाता है। सपोज मैं A50 निकालने को कह दिया जाए तो a प्लस क्या निकालना होगा, मैं 49d, d में एक माइनस कर दो। अगर मैं कहूँ कि A70 निकालो तो क्या निकालोगे, a प्लस 69d, 70 में से 1 माइनस कर दो 69d। समझ में आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। मतलब क्या कह रखा है कि एक टैक्सी है, उसका जो घूमने का तरीका वो क्या है कि यहाँ पर वो पहले किलोमीटर के लिए तो वो 15 रुपीज लेती है। पहले एक बार की डिस्टेंस के लिए, 1 किलोमीटर के लिए वो क्या करते हैं, वो 15 रुपीज लेती है। फिर बाद में हर 1 किलोमीटर के लिए जो चार्ज होता है उस पर 8 रुपीज ऐड करती जाती है। मतलब इसमें +8, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 15 रुपीज चार्ज हो गया, फिर उसमें +8 हो गया, फिर यहाँ तक जो चार्ज बना फिर उसमें +8 हो गया,
मतलब क्या हो रखा है कि जो चार्ज बनता जा रहा है उसी में +8 होता जा रहा है। मतलब पहले 1 किलोमीटर में सपोज यहाँ पर यहाँ तक उसने 15 रुपए लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने पर उसके कितने रुपए हो गए, यहाँ से यहाँ तक 8 रुपीज और ऐड हो गए, तो 15 और 8 कितना हो गया 23। तो यहाँ तक की डिस्टेंस का उसका जो टोटल रुपीज हो गए वो कितने हो गए 23 रुपीज। अब उसको फिर 1 किलोमीटर आगे गया तो 23 में फिर +8 हो जाएगा, तो फिर कितने चार्ज हो गए 31। तो इस तरीके से उसका पैटर्न है चार्जेस लेने का। इसका मतलब स्टार्टिंग में पहली बार में जो चार्ज लेती है वो कितना हो गया, टैक्सी का चार्ज जो पहली बार में लेते हैं वो 15 रुपीज है, वो ए हो गया। और जो ऐड होता जा रहा है बार बार हर एक पिछले चार्ज पर अगला जो ऐड होता जा रहा है वो हो गया डी, है ना, वो डी हो गया। तो पहला ए है तो कितना हो गया 15, दूसरी बार में 15 रुपीज के बाद यहाँ से यहाँ तक 15 लिया, फिर उसमें इतना 1 किलोमीटर और आगे गए तो 8 रुपीज और लग गया। फिर उसके बाद 15 + 8 इतना जो चार्ज हो गया उसमें इतना जो चार्ज बन गया कितना बन गया 15 + 8 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ तक जो चार्ज लग चुका उसमें 8 और ऐड हो गया। इस तरीके से चार्ज ले रहे हैं, ये सीरीज बनती जा रही। तो 15 + 8 कितना हो गया आपके पास 23, और 23 + 2 8 ये कितना हो गया 31। तो मतलब क्या हो रहा है, जो पिछली बार में चार्ज होता जा रहा है उसी में 8 रुपीज इंक्रीज होता जा रहा है। अगर नेक्स्ट चार्ज और होगा तो इसी में 31 में 8 और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 39। समझ में आ गया। इसका मतलब ए की वैल्यू 15, डी की वैल्यू 8, है ना, समझ में आ गया। नाउ सेकंड पार्ट, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मतलब क्या कह रखा है क्वेश्चन में कि एक सिलेंडर है उसका में जितना भी एयर का वॉल्यूम है उसका हर बार 1/4 पार्ट रिमूव होता जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को। सपोज करो कि मेरे पास जितने भी वो एयर सिलेंडर है उसमें जितना भी एयर का वॉल्यूम है सपोज करो वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 100 था, सेकंड बार क्या हुआ कि उसके 100 में से उसके 100 का 1/4 पार्ट रिमूव हो गया, ठीक है। जब स्टार्टिंग में 100 था, 100 का 1/4 पार्ट रिमूव होने के बाद जितना भी बचा उसका 1/4 पार्ट रिमूव हो गया। समझ रहे हो मेरी बात नहीं। जैसे इसका अगर मेरे पास इसका 1/4 पार्ट निकाला तो 4 2 जा 8, ये तो ये कितना 100 - 25 ये कितना आया आपके पास, ये पूरा आ गया 75। तो ये जो बना है हमारा 75, ये 75 ही तो बना है। तो इसी का 1/4 पार्ट रिमूव होगा नेक्स्ट टाइम में। तो जो हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो 75 में से 75 का 1/4 पार्ट। समझ रहे हो मेरी बात। स्टार्टिंग में 100 था, फिर उसके बाद सेकंड टाइम में क्या हुआ 100 का ही 1/4 पार्ट रिमूव हो गया। वैसे भी समझ सकते हो जनरली कि हमारे पास एयर सिलेंडर है, उस सिलेंडर में से जितनी गैस थी उसमें से उसकी 1/4 पार्ट रिमूव हो गई। अब दोबारा जब रिमूव होगी जितनी उसमें बची है उसी में से तो रिमूव होगी, फिर थर्ड टाइम जो रिमूव होगी जितनी उसमें बची होगी उसी में से रिमूव होगी। तो वही चीज इसमें से इसका 1/4 पार्ट निकल चुका, तो ये आया 75। सपोज 75 में से ही तो उसका 1/4 पार्ट निकलेगा नेक्स्ट टाइम में से, फिर इसमें से जितना बचेगा उसका ही तो 1/4 पार्ट अगला बार बचेगा, ठीक है। तो ये सीरीज बन गई। मैं क्वेश्चन के लिए बताऊं तो क्या आएगा, तो सपोज मैं कर दूं, सपोज जो सिलेंडर में जो वॉल्यूम है वो मैंने कंसीडर कर लिया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज V सेंटीमीटर क्यूब जो भी है। तो स्टार्टिंग में कितना था V था, नेक्स्ट टाइम में क्या हुआ V का ही 1/4 पार्ट रिमूव हो गया, V का 1/4 पार्ट रिमूव हो गया। अब V का ही 1/4 पार्ट निकाला तो कितना आया V - V/4, तो ये हो गया 4V - V/4, तो कितना बचा 3V/4, तो यही तो बचा 3V/4। तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा 3V/4 में से ही 3V/4 का 1/4 पार्ट रिमूव होगा। समझ गए मेरी बात, है ना। जितनी भी उसमें एयर है जिस सिलेंडर में उसमें से जितनी निकलती जाएगी पहली बार में से जितनी, सपोज 1000
सेंटीमीटर क्यूब थी, उसमें से 100 सेंटीमीटर क्यूब निकल गई तो 900 सेंटीमीटर क्यूब बची। अब नेक्स्ट टाइम में जो निकलनी है तो वो निकलेगी किस में से, 900 में से ही तो निकलेगी। फिर 900 में से फिर निकल गई 100, तो फिर जो अगली बार निकलेगी वो कितने में से निकलेगी, जो 100 निकलने के बाद उसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब बची थी उसी में से तो निकलेगी। सेम वही चीज हो रहा है, स्टार्टिंग में v थी, उसका 1/4 पार्ट निकलने के बाद, है ना, ये आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम में जो निकलेगी, जितनी बचा 3v/4 बचा, उसी का 1/4 तो फिर निकल रहा है, तो ये सीरीज बनेगी आपके पास। तो ये कितना आ गया v, इसको सॉल्व करते हैं तो 3v/4, और ये हो गया आपके पास, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, कितना आ गया 3v/4 माइनस 3v/16, एलसीएम ले लिया आपने 16, तो ये हो गया 4 4 16, 4 3 12v माइनस 3v, तो ये कितना बचा 12v माइनस 3v, 9v/16, और ये हो गया इसका मतलब 9v/16। इसी तरीके से बनता चला जाएगा, तो v और 3v/4, और ये हो गया 3/4 का होल स्क्वायर इंटू v, ये सीरीज बन गई। समझ में आ गया स्टूडेंट? Now part 3. The cost of digging a well after every meter of digging, when it cost rupees 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter. मतलब क्या कर रखा है, एक कुआं को खोदना है ना, पहले 1 मीटर के लिए वो कितना चार्जेस पे करता है, करने वाला 150 रुपीज। आफ्टर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, जितनी भी मतलब 1 किलोमीटर के बाद जितनी भी डिस्टेंस बचती है मीटर डिग करने के लिए, उसे खोदने के लिए, उसके लिए वो क्या लगाता है कि हर 1 मीटर पर 50-50 रुपीज लगाने लगता है। समझ रहे हो? तो वो क्या करता है, स्टार्टिंग में वो कितना पे करता है कि स्टार्टिंग में वो कितना चार्ज लेता है, 150 रुपीज। ए कितना हो गया 150, बाकी वो हर बार क्या करता जा रहा है कि 50, हर 1 मीटर पर 50 रुपए और ऐड करते जा रहा है, तो जो ऐड होता जा रहा है वो 50 हो गया। तो स्टार्टिंग में 150 है ना, फिर उसके बाद जितना चार्ज हुआ था उसी पर 50 रुपए और ऐड हो गया, है ना, तो हो गया। फिर इसके बाद ये कितना चार्ज हो गया, 200 हो गया। तो इसके बाद 200 होने के बाद उस पर फिर अगली बार अगला 1 किलोमीटर और उसने डिग किया, खोदा उसको, तो उस पर 50 रुपए फिर ऐड हो गए, तो ये सीरीज बन गई। तो ये 150, 200 और ये 250 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट, the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। मतलब क्या कह रखा है क्वेश्चन में कि अमाउंट का पहले फॉर्मूले की बात करते हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की होल पावर n, है ना। तो एक पर्सन ने अमाउंट सबमिट किया, कितना अमाउंट के लिए किया, 10% उसका प्रिंसिपल था, 10,000 उसका प्रिंसिपल था, प्लस कितने परसेंट की जो रेट था उसका, 8%, 8%, तो रेट हो गया 8%, तो ये हो गया एन कितना, पहले 1 साल के लिए। ठीक है, तो अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, ये ईयर बढ़ते जा रहे हैं ना, तो फर्स्ट ईयर उसको जो पहले तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा लिया, तो पहली बार तो उसका कितना होगा, उसको जो अमाउंट हुआ इंटरेस्ट वगैरह लगने के बाद वो कितना आया, पहले 1 साल इतना हुआ, नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 8 अपॉन ईयर, नंबर ऑफ ईयर बढ़ते जा रहे हैं, 2 हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 की होल पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन के लिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।